आखिर इस तस्वीर की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? आरएसएस के मुख्यालय चीन का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। यहां पर वो आरएसएस के स्मृति मंदिर पहुंचे। आरएसएस का एक अधिकारी चीन के राजनयिकों को आरएसएस के मुख्यालय में घुमा रहा है। न सिर्फ यहां पर घुमाया जा रहा है, बल्कि उन्हें वर्धा भी ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इस तस्वीर की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा? वो भारतीय जनता पार्टी जो चीन के नाम पर अपने आलोचकों पर हमला बोलती है, चीन के नाम पर विपक्ष पर हमला बोलती है, चीन के नाम पर झूठे केसेस में पत्रकारों को जेल में डाल देती है। बड़ा सवाल यह कि चीनी प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहा है? कांग्रेस आज यह सवाल उठा रही है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। दिसंबर में इस तरह से नहीं ले जाया जाता। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर दरअसल न्यूज 24 कह क्या रहा है, और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा पूरे विस्तार के साथ यह बतलाया गया है कि इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ। आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 की खबर। चीन का एक दल पूर्व आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार के स्मृति मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर दल ने आरएसएस के कामकाज को समझा। मैं समझना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो आखिर क्यों अपना कामकाज समझवा रही है चीन के एक प्रतिनिधिमंडल से? क्या वजह है? आरएसएस का आखिर क्या वजूद है? आरएसएस और चाइना के राजनयिकों में ऐसा क्या वैचारिक नाता है जिसके चलते वो आरएसएस के मुख्यालय पहुंच रहे हैं? और जैसे मैंने बताया, सिर्फ आरएसएस के मुख्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, वर्धा भी जा रहे हैं, एक विश्वविद्यालय में। वहां पर भी एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में किस तरह से काम हो रहा है उसे समझा जा रहा है चीन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। ग्रुप ऑफ चाइनीज डिप्लोमैट्स विजिटेड आरएसएस स्मृति मंदिर इन दिसंबर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस चीन ने हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया था गालवान घाटी में, आखिर उस चीन के साथ मोदी सरकार की नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? और सिर्फ यह एक मिसाल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों के शहीद होने के बाद यह पहली बार है जब चीन का कोई प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के मुख्यालय पहुंचा है। यही नहीं, चीन का एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई और दिल्ली से वर्धा भी गया। वर्धा क्यों गया? वहां पर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। वहां पर चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अब वर्धा में इस विश्वविद्यालय में किस तरह से कामकाज हो रहा है उसकी परख करने के लिए ये लोग पहुंचे। अब आप में से कह सकते हैं, भाई देशों के बीच इस तरह का आदान प्रदान होता है? होता है, व्यावहारिक चीजें हैं। बड़ा सवाल यह कि अगर राहुल गांधी चीनी राजनयिकों से मिलते हैं तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर तरफ चलाती है कि ये देखो देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। तुमने मेरे खिलाफ, तुम्हारे कायर मीडिया ने मेरे खिलाफ झूठा प्रचार चलाया, लगातार झूठा प्रचार चलाया। तुम्हारे इनकम टैक्स से लेकर, ईडी से लेकर एंटी टेरर सेल ने मेरे हर पहलू की जांच परख कर ली। बावजूद उसके तुम चीन को लेकर मेरे खिलाफ झूठा प्रचार चलाते हो। बड़ा सवाल यह कि आज की तारीख में कोई भी मोदी सरकार का छोट भैया नेता, कोई भी मंत्री यह आकर आपको नहीं बतलाएगा कि आखिर आरएसएस के मुख्यालय में चीन राजनयिक क्या कर रहे थे। मगर हां, अपने प्रचार तंत्र के जरिए, अपनी एजेंसीज के जरिए, अपनी ताकत के जरिए जो आपसे सवाल करते हैं, आप उन पर अनर्गल केसेस लगाकर उन्हें जेल में डाल देते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। आखिर क्यों? मैं समझना चाहता हूं। बात यहां रुक जाती दोस्तों तो काफी थी। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है। पत्रकार सुशांत सिंह ने क्या कहा है, इस पर गौर कीजिएगा। अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं, फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। First, the Modi government did it for companies under the PLI scheme. Now a cabinet note for non-PLI companies too, and no university qualifications bar too. The point is that the Indian industry is so dependent on Chinese technicians for its manufacturing, despite what PLA has done in Ladakh. चाइनीज सेना ने गालवान घाटी के हमारे उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया एक जमाने में जहां हम आसानी से
गश्त लगा सकते थे। आज वो हिस्से बफर जोन बन गए दोस्तों। मगर इस खबर के मुताबिक क्या हो रहा है? गवर्नमेंट वेज ईजिंग वीजास फॉर चाइनीज प्रोफेशनल्स। भारतीय उद्योग जगत को चाइनीज टेक्नीशियंस की जरूरत है, लिहाजा मोदी सरकार वीजा के मानदंडों को अब चाइना के लिए हल्का करने वाला है, आसान करने वाला है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी और सरकार ने किया होता, खासकर 21 जवानों की शहादत की पृष्ठभूमि में, तब भाजपा क्या करती बताइए ना। चाइना के नाम पर आपने क्या क्या नहीं कहा है। और आज चीन का प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के मुख्यालय जाता है। आप वीजा के मानक उनके लिए हल्के कर रहे हैं, उनके लिए आसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय उद्योग जगत को जरूरत है चाइनीज टेक्नीशियंस की। यह सब हो रहा है दोस्तों। कोई मीडिया आपके सामने सवाल नहीं रख रहा है, कोई भी इस मुद्दे को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है, कितना शॉकिंग है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है, और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन यह चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। यह अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? यही नहीं दोस्तों, आपने सुना होगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात का भी जिक्र किया अपने बयान में कि किस तरह से अब चाइनीज मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है। यह खबर देखिए द ट्रिब्यून की। चाइनीज मीडिया प्रेजेस मोदीज फॉरेन पॉलिसी। अब चाइनीज सरकार का जो पिछलग्गू मीडिया है, उनका जो ऑफिशियल मीडिया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप जब भाजपा के प्रचार में बहकर, उससे ब्रेन वॉश होकर दूसरों को चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट, चाइनीज दलाल बताते हैं, तो इन तमाम नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? आरएसएस के मुख्यालय चाइनीज प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। चाइनीज नागरिकों के लिए हमने, चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए हमने अपने वीजा नियम जो है वो आसान कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ चाइनीज मीडिया कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, और ये देशद्रोह से कम नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, ये भाजपा के शब्द हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में यह तक कह डाला था कि हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, वो तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद है कि आप भूल गए? सुनिए क्या कहा था उन्होंने। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. एस जयशंकर साहब आजाद भारत के इतिहास में सबसे नाकाम, सबसे कमजोर, बस यही कि इनको अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने आती है, और हां, सबसे बड़े अवसरवादी विदेश मंत्री हैं। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो इन्हें खूब मलाईदार पोस्टिंग मिली, खूब मलाईदार पोस्टिंग मिली, और उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने पलटी मार ली, पलटी मार ली। और अब पलटी मारकर ये मोदी सरकार के गुणगान गाते हैं। वो तो गाना ही पड़ेगा भैया, आप मंत्री तो गाना ही पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात, आए दिन कांग्रेस को गाली देते रहते हैं। मगर यहां पर आपने सुना ये व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई चीन से हम कैसे मुकाबला करेंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, विपक्ष का कोई नेता इस तरह से बात कह देता। आप विपक्ष के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आप मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आज आपका एक भी नेता, उसमें हिम्मत नहीं है मेरे सामने आके इन 3 सवालों के जवाब देने के, कि चीनी प्रतिनिधिमंडल आखिर आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहा है। हमने चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए वीजा नियमों को आसान क्यों कर दिया। चाइनीज मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ
क्यों कर रहा है? क्यों सहज महसूस कर रहा है? 21 जवानों की शहादत के बाद भी वो प्रधानमंत्री जो विपक्ष में रहते हुए ये कहते थे कि हमें चीन को लाल आंख दिखानी है, उनके मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला। मगर हां, चीन का झुनझुना उठाकर आप लोगों पर हमला बोलते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करते हैं। अरे मैंने तो तुम्हारी एजेंसीज के सभी सवालों का जवाब दिया, एक एक सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ सच है, सत्य है, और उस आधार पर सवाल करता हूं, डंके की चोट पर सवाल करता हूं। मेरे पास क्या नहीं है मैं बताता हूं। मेरे पास तुम्हारे प्रचार तंत्र की ताकत नहीं है, मेरे पास वो भीड़ नहीं है। तुम मेरे खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हो बार बार झूठ बोलकर, मगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं देते जो मैं बार बार अपने मन से पूछता रहा हूं। मैं एक देशभक्त हूं, एक राष्ट्रवादी हूं, मगर हां, देशभक्त और राष्ट्रवादी होने का अर्थ यह नहीं कि आप सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना बंद कर दें। अगर आपकी सरकार कुछ गलत करेगी तो सवाल किया जाएगा। 2014 से पहले यही मीडिया के मायने हुआ करते थे, पत्रकारिता के मायने होते थे। सिर्फ इसलिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सवाल नहीं पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। बेशक तुम मेरे खिलाफ भीड़ खड़ी करते रहो, बेशक तुम मेरे खिलाफ झूठे प्रचार करते रहो, मैं सवाल करना बंद नहीं करूंगा। और आज जो मैंने सवाल किए हैं वो अपने आप में बहुत जरूरी सवाल हैं, जिनका जवाब भाजपा को सामने आकर देना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।